स्टूडेंट्स, दिस इज विक्रम शाक्या, वेलकम्स यू। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग डिटर्मिनेंट्स चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, एनसीईआरटी सीबीएसई 12th क्लास। अभी तक हम लोग मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं और डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.1 पढ़ चुके हैं और 4.2 में भी हम 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियोस में। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से और कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज इस वीडियो में हम फिनिश कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 6 to 12 शो दैट। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो हमसे कहा गया है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करनी है और 6 to 14 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। जो लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज नहीं जानते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं डिटर्मिनेंट की, तो वो मेरा प्रीवियस वीडियो देखें जो टाइटल होगा इंट्रो ऑफ एक्सरसाइज 4.2 एंड सॉल्यूशन ऑफ 4.2 पार्ट 1 करके एक टाइटल से होगा वो। उसमें आप देखें कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या है। उस पर बेस्ड मैंने इस एक्सरसाइज की शुरुआत की। जो 5 क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जो 5 क्वेश्चन है वो कराए हैं, तो आप उन्हें देखिए कि ये किस तरीके से प्रॉपर्टीज हैं। दूसरा, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, चाहे वो आपकी बुक का हो या कहीं और का हो, बस मैथ का क्वेश्चन होना चाहिए 12th लेवल का। अगर आपका कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकेगा उसका आंसर करूंगा। तो क्वेश्चन पूछने में कभी भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है और हमें काफ़ी टाइम चाहिए होगा कंप्लीट करने के लिए। तो पहले क्वेश्चन को आपको प्रूव करना है। इस बार के क्वेश्चन में और जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उनमें थोड़ा अंतर है। अगर आप इसको बैक करके देखें तो मैंने आपको ये क्वेश्चन की नोटिफिकेशन पढ़ाने के लिए बैक किया है। यहाँ पर लिखा था यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। नोट करिए इनको। तो ये विदाउट स्पेंडिंग क्या है, और यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि आप विदाउट एक्सपेंडिंग की कोई बात है। आप देखिए, विदाउट स्पेंडिंग का मतलब ये होता है कि आप उसे ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। फिर ये भी लिखा है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज, आपको प्रॉपर्टीज का यूज भी करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सपेंड करना है तो आप पहली लाइन से ही एक्सपेंड करना चालू कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर्टीज लगानी है, उसके बाद जब आप लास्ट में पहुंच जाएं तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन हमने ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो आपको क्वेश्चन दिया गया था। मैंने इसकी एलएचएस पिक कर ली, जिसे मैंने डेल्टा के इक्वल मान लिया है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स। रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया। तो आप देख लीजिए, ये है पहला कॉलम, 0 - AB 0 - AB रो बना दिया। ऐसे ही A0C को भी रो बना दिया। ऐसे ही -B - C और 0 को भी रो बना दिया। ठीक है, ये आप पहले से जानते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा डाउट नहीं होना चाहिए। फिर मैंने देखा कि ये कुछ जो है वो हमारे डेल के ही इक्वल है, यानी कि ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के ही इक्वल है, लेकिन थोड़े से चेंजेस हैं। जैसे यहाँ पर A है तो यहाँ -A है, यहाँ -B है तो B है, ऐसे यहाँ -A है तो यहाँ A, मतलब सिंबल चेंज है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ। अब कुछ लोग सोचते हैं कि माइनस कॉमन पूरे से एक ही बार में लिया जा सकता होगा। प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था कि अगर आपको माइनस कॉमन लेना है तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन आ सकता है। तो अगर हम यहाँ किसी एक रो, सपोज पहली रो से कॉमन लें माइनस, तो एक माइनस आएगा। फिर दूसरी रो से कॉमन लेंगे तो एक और माइनस आएगा, और फिर तीसरी रो से कॉमन लेंगे तो एक और, यानी कि 3 माइनस कॉमन आएंगे यहाँ पर। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है -1 की पावर 3, और फिर सारे सिंबल चेंज कर दिए। ये -A था तो प्लस कर दिया, ये प्लस था तो माइनस, और ऐसे ही बाकी के सिंबल चेंज कर दिए। फिर मैंने देखा ये पूरा मेरा ऑलरेडी डेल है, क्योंकि इसीलिए बनाया ही था। तो ये एक माइनस, क्योंकि क्यूब है तो एक माइनस आ जाएगा, और ये फिर से डेल बच जाएगा। जब डेल बच जाएगा तो डेल और डेल कितना हो जाएगा, 2 डेल, और डेल की वैल्यू निकालोगे तो 0। और डेल हमने माना था अपने इस डिटर्मिनेंट को, तो अगर डेल की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0। ठीक है, प्रूव हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और उसकी वैल्यू प्रूव करनी है, A², B² C² और 4 तो ऑब्वियसली है ही इसमें। चलिए आइए देखें कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको ऑपरेशंस लगाने हैं। ऑपरेशन लगाने का
अगर हम देखें कोई सिंगल वे तो नहीं है कि हम हमेशा ऐसा ही करेंगे, लेकिन हाँ एक ट्रिक जरूर है कि आपको जो प्रूव करना है वो आपका आना चाहिए। तो जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया, आप देख रहे हैं टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। पहली रो से अगर कुछ कॉमन मिल सकता है तो उसे हम कॉमन ले लेंगे तो ए मिल सकता है, तो मैंने ए कॉमन ले लिया। देख लीजिए सबसे ए मिल सकता है, तो यहाँ माइनस ए बच गया, यहाँ बी बच गया और यहाँ सी। दूसरी रो से कुछ कॉमन मिल सकता है तो वो बी, तो बी कॉमन ले लिया तो बी भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ ए, यहाँ माइनस बी और यहाँ सी। और तीसरी रो से हमें सी कॉमन मिल सकता है तो सी भी बाहर कर लिया और बच गया ए बी और माइनस सी। क्लियर है? उसके बाद अगर आप कॉलम पर आए तो कॉलम में देखिए ए बी 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 और सी सी सी, मतलब हम कॉलम से भी कॉमन ले सकते हैं। पहले कॉलम से ए, दूसरे कॉलम से बी और तीसरे कॉलम से सी, मतलब फिर से ए बी सी आ जाएगा। और अगर फिर से ए बी सी आ जाएगा, एक ए बी सी पहले से ही है, तो आप देखिए नेक्स्ट पेज पे वही हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऊपर लिख दिया टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 C2 C3। कॉमन लेंगे तो यहाँ -1 1 1, आप देख लीजिए ए कॉमन ले लिया तो सारे वही 1 1 1 1 बच गए। उसके बाद हमारा काम होता है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाएं। एक्सपेंडिंग तो करें, लेकिन एक्सपेंडिंग हम लोग तब करते हैं जब इसमें मोस्टली जीरो बन जाए, ताकि हमारी एक्सपेंशन की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कम हो सके। जैसे मैंने एक ऑपरेशन लगाया अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 प्लस R2, तो -1 और +1 कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही -1 + 1 ये भी कितना हो जाएगा 0, और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। क्लियर है? तो अगर हम अब इसे पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करें तो आप देखो इसके 2 एलिमेंट 0 हो गए, तो इसका मतलब एक्सपेंशन केवल एक ही एलिमेंट के रिस्पेक्ट में होगा, तो कैलकुलेशन कम रहेगी। अगर आप यहां से ओपन करते तो आपको तीनों के रिस्पेक्ट में ओपन करना होता, तो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती। तो इसलिए ओपन आप तब करिए जब आप ये श्योर हो, या कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जीरोस में बना सकें। इस बात को लेकर अगर आप श्योर हैं कि हमने काफ़ी जीरो बना लिए तो आप ओपन कर दीजिए। ओपन कर दिया, 2 के रिस्पेक्ट में ओपन होगा। ओपन करना भी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा है कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इसमें, तो 1 और फिर 1 2 हो जाएगा और 2 2 जार 4। ये तो आपको आता है अच्छे से। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। आप सिर्फ कॉमन लीजिए और क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th भी कुछ ऐसा ही है, आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, प्रूविंग है a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। तो ऑपरेशन हमारे इस बात पर डिपेंड करते हैं कि जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। अभी आपने देखा प्रूविंग में आपको a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए प्रूव करना है। आप देखो यहाँ पर a माइनस बी कैसे मिल सकता है। अगर मैं पहली रो में से दूसरी रो घटा दूं तो a माइनस बी यहाँ मिल जाएगा। ऐसे यहाँ मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसे भी हम लिख पाएंगे a माइनस बी एंड a प्लस बी। ऐसे यहाँ b माइनस सी भी चाहिए हमें, तो b माइनस सी के लिए b में से c घटा दीजिए। ऐसे यहाँ b में से c घटा दीजिए, तो हमें 2 मिल जाएंगे। मैंने बताया था मैट्रिक्स में कि एक टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऑपरेशंस लगा सकते हैं अगर वो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो यहाँ पर 2 ही ऑपरेशंस मैक्सिममली लग सकते थे, तो हमने दोनों के दोनों ऑपरेशंस लगा लिए। तो हमें a माइनस बी और b माइनस सी की एक उम्मीद सी मिल गई कि हाँ हमें यहाँ से मिल सकता है। तो मैंने वही किया, R1 माइनस R2 तो 1 माइनस 1 0, ऐसे ही a माइनस बी और ऐसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी 1 माइनस 1 0, b माइनस सी और यहाँ पर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 2 ऑपरेशंस लगाए थे R1 और R2 में। R3 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, इसलिए R3 वैसे का वैसा ही छोड़ दिया। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आप सभी प्रॉपर्टी जानते हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। इमेजिन करिए जब यहाँ ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों लिखे जाएंगे तो ए माइनस बी पूरा कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 0 से तो आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो। ए माइनस बी यहाँ ही, और यहाँ भी ए माइनस बी तो होगा ही, साथ ही साथ ए प्लस बी भी होगा, लेकिन हमें ए माइनस बी कॉमन लेना है तो हम पूरी रो से ले सकते हैं। सेम वही बात यहाँ होगी, यहाँ भी वही बी माइनस सी पूरे में कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी प्रॉपर्टी लग के बी माइनस सी मिल जाएगा हमें, तो बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए यही किया गया है, ए माइनस बी कॉमन लिया गया है पहली रो से और बी माइनस सी कॉमन लिया गया है दूसरी रो से। तो यहाँ से 0 पहला था ही, दूसरे में 1 बच गया और तीसरे में ए माइनस बी अगर कॉमन आ गया तो बच गया ए प्लस बी। ऐसे दूसरी रो में भी बच गया बी प्लस सी, तीसरी रो वैसी की वैसी ही। ठीक है, अब हमें पता है कि हम अगर इस कॉलम के लॉन्ग ओपन करें तो इसमें 2 जीरो हैं, तो ओपन हमेशा उसी के लॉन्ग करना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो। अगर हम रो के लॉन्ग करते हैं तो इसमें एक ही जीरो मिलता है, जबकि कॉलम के लॉन्ग करेंगे तो 2 जीरो मिलेंगे। इसलिए मैंने कॉलम के लॉन्ग ओपन करने के बारे में डिसीजन लिया।
तो अगर हम देखें C1 के लॉन्ग ओपन करेंगे तो C1 है ये, इससे जाने वाला कॉलम और इससे जाने वाली रो, दोनों छुपा ली, कॉलम और रो, तो ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे। साथ ही साथ ये प्लस का लिया जाएगा या माइनस, तो ये पोजीशन है A31 की। A31 मैंने बताया था 3 और 1 को ऐड करोगे तो 4 आएगा। अगर इवन नंबर आता है तो आपको प्लस का ही रखना है, अगर ऑड आता तो माइनस का। प्रीवियस वीडियो चेक करिए, वहां पर मैंने अच्छे से समझाया है। तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो B प्लस सी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए माइनस बी, बी से बी कट जाएगा तो C माइनस ए। तो आप देख लीजिए पूरा प्रूफ, A माइनस बी माइनस सी और C माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रूविंग एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रूफ कराया गया है। तो प्रूफ की बात करें तो इसमें भी वही है, A माइनस बी माइनस सी, C माइनस ए और साथ में A प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम यही ऑपरेशन लगाएंगे या ये सोच के ऑपरेशन लगाएंगे कि हमें जो प्रूविंग दी गई है क्या उसमें से हम कोई एलिमेंट बना सकते हैं। अगर वो बना सकते होंगे तो अच्छा होगा। तो मैंने क्या किया, ऑपरेशन लगाया C1 माइनस C2। क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता था 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। यहां A माइनस बी मुझे मिल जाएगा और यहां A क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक, यहां देखें तो 0 से 0, यहां B माइनस सी, यहां B क्यूब माइनस सी क्यूब। दो ऑपरेशंस लगा सकते थे, मैक्सिममली लगा लिए। अब यही क्यों लगाए थे, क्योंकि मुझे पता था कि A क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। A क्यूब माइनस बी क्यूब 9th क्लास में आपको दे रखा है। क्या होता है, A माइनस बी, फॉर्मूला यहीं लिखा है तो इसलिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं। A माइनस बी ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, A क्यूब माइनस बी क्यूब। याद करिए, रिकॉल करिए, हो जाएगा A क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू A माइनस बी A स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने यही ऑपरेशन इसलिए लगाया था। अब देखो पहला कॉलम, पहले कॉलम से तुम्हें A माइनस बी और 0 में से तो कुछ भी ले सकते हो, तीनों से कॉमन आ जाएगा। और प्रूविंग में भी हमें A माइनस बी चाहिए तो A माइनस बी हमें मिल जाएगा। ऐसे ही यहां पर देखो, यहां पर भी वही चीज है, यही फॉर्मूला हमने लगाया B माइनस सी पे, तो B माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, B माइनस सी कॉमन मिल गया तो हमें B माइनस सी भी प्रूव में चाहिए तो वो भी हमें मिल गया। तो A माइनस बी भी मिल गया और B माइनस सी भी मिल गया। तो यही सोच के मैंने ये ऑपरेशन लगाए थे कि मुझे A माइनस बी, जब हम A में से B मतलब पहले कॉलम में से दूसरा कॉलम घटाएंगे, और जब B माइनस सी चाहिए तो जब हम दूसरे में से तीसरा घटाएंगे, तो इसलिए वो ऑपरेशन लगा लिए। अब इनसे ये कॉमन मिल जाएगा तो कॉमन बाहर निकाल लेंगे। तो ये रहा कॉमन, वही A माइनस बी कॉमन, B माइनस सी कॉमन, 0 1 और वो जो A स्क्वायर वाला टर्म था ऐसे 0 1 और ये वाला टर्म, और तीसरा कॉलम तो वैसे का वैसा ही। अब आपको देखना है, पहली रो में 2 0 बन चुके हैं, मतलब अब एक के लॉन्ग खोलना है तो आप खोल दीजिए। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के लॉन्ग मैंने एक्सपेंड कर दिया, ये दो ऐसे कैसे ही। इसको ओपन करेंगे, पोजीशन है 1 3 की, तो 1 और 3 कितना होता है 4, इसका मतलब इवन है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। इससे जाने वाला कॉलम, इससे जाने वाली रो, दोनों स्किप कर लो। इसकी इधर तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस सिंबल सारे चेंज कर दिए मैंने, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। कैलकुलेशन में आप इतना कमजोर नहीं है, आप देख पाएंगे आराम से। उसके बाद जो स्क्वायर टर्म थे, जैसे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मैंने एक जगह कर लिया। बाकी जो नॉन स्क्वायर टर्म थे, एक बी सी था और एक ए बी था, ये एक जगह कर लिया। इसे थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर मैंने प्रॉपर्टी लगा ली, सी माइनस ए सी प्लस ए, आप अच्छे से देख रहे होंगे। यहां पर इन दोनों से बी कॉमन ले लिया, तो बी कॉमन लेने से कितना बच जाएगा, सी माइनस ए। अब सी माइनस ए आप देख लो पूरा कॉमन मिल सकता है, यहां से भी और यहां से भी, तो सी माइनस ए कॉमन लेके बाहर निकाल लिया। यहां से कितना बचेगा, सी प्लस ए और यहां से बी, या आप कह सकते हो ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सी प्लस ए ये है और बी है, तीनों प्लस में है तो आप ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हो, और यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो मेन चीज यही है कि ऑपरेशन लगाइए, उसके बाद फिर जीरो बनाइए, और अगर जीरो बनाने के बाद जब एक या दो जीरो बन जाए किसी रो या कॉलम में तो उसे एक्सपेंड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ वैसा ही, फिर से आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया और वही x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स निकालना है। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, तो हमें कुछ ऑपरेशन ऐसे लगाने हैं कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स या इनमें से कुछ हमें मिल जाए। तो क्वेश्चन देखें, आपको खुद आइडिया लगने लगेगा। ये रहा क्वेश्चन हमारे पास। अब हम कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि हमें x माइनस वाई या वाई माइनस जेड मिले। तो x माइनस वाई कब मिलेगा, जब इसमें से घटाओगे, यानी कि R1 माइनस R2। फिर y माइनस जेड भी मिल सकता है, तो वाई माइनस जेड का मिलेगा जब R2 माइनस R3 करोगे। दो ही ऑपरेशन लगा सकते हैं एट अ टाइम, तो दोनों हमें मिल गए। तो हमने वही लगाया, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3 लगा दिया। x माइनस वाई, यहाँ पर प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या प्रॉपर्टी होगी, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जब ऊपर से नीचे घटाओगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों में z कॉमन आ जाएगा। देख लो z दोनों में है, लेकिन जब z कॉमन लोगे तो बचेगा कितना, y माइनस एक्स, क्योंकि ऊपर से नीचे घटा रहे हो।
लेकिन अगर पहले दोनों अपने ब्रैकेट देखो तो उसमें x माइनस वाई और x माइनस वाई आ रहा है, तो हम अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो हमारे तीसरे में भी x माइनस वाई आना चाहिए, जबकि है ये y माइनस एक्स। तो जहां पर z कॉमन लेना चाहिए था मैंने माइनस जेड कॉमन ले लिया, जो एक्स्ट्रा एक माइनस लगाया है, ये इसीलिए लगाया है ताकि सिंबल चेंज होकर जो y माइनस एक्स आ रहा था वो y माइनस एक्स ना आए, x माइनस वाई आए। आई होप समझ गए होंगे। सेम ऐसे ही नीचे y माइनस जेड, यहां पे भी वही वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की वही a प्लस बी ए माइनस बी की प्रॉपर्टी, और सेम प्रोसेस यहां नॉर्मली x कॉमन मिलता लेकिन बचता z माइनस वाई, लेकिन हमें चाहिए y माइनस जेड, तो मैंने माइनस एक्स कॉमन लिया ताकि हमारा भी y माइनस जेड बन जाए और तीनों में कॉमन आ जाइए। और जो नीचे का था जेड स्क्वायर और एक्स वाई वो वैसे का वैसा ही। अब आप देख लो पहली रो से आपको एक्स माइनस वाई तीनों जगह, दूसरी से वाई माइनस जेड तीनों जगह। तो यहां देख लीजिए एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड दोनों कॉमन ले लीजिए, बचे जो वो बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया कॉमन लेने के बाद, जो प्लस वाला पोर्शन बचा वो, और माइनस जेड जो हमने बाहर लिया था वो, ऐसे ही यहां पर भी। अब हमारा काम यह है कि हम जीरोस के ऊपर ध्यान दें कि हम कितने जीरो बना सकते हैं, जितने ज्यादा जीरो बना पाएंगे उतना अच्छा होगा। एक ऑपरेशन मैंने लगाया R1 टेंस टू R1 माइनस R2, क्योंकि मुझे पता था इसमें से घटाऊंगा तो जीरो बन जाएगा, तो इसमें से घटाया तो जीरो हो गया। यहां घटाओगे R1 माइनस R2 है तो ध्यान रखना इसमें से घटाओगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस जेड। यहां घटाओगे इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो बचेगा x माइनस जेड। ओके, बाकी की दोनों रो वैसे की वैसी ही। अब ऊपर वाली रो देखो तुम, x माइनस जेड और जीरो से तो आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो, तो x माइनस वाई माइनस जेड और यहां से x माइनस जेड कॉमन ले लिया, ये बच गया 1 1 1। बाकी में मैंने कोई चेंज नहीं किया, वैसे का वैसा ही लिख दिया। एक और जीरो बना लेते हैं, अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं C2 में से C3 तो मुझे यहां भी जीरो मिल जाएगा, तो मेरी एक्सपेंडिंग और थोड़ी आसान हो जाएगी। तो मैंने फिर से ऑपरेशन लगा लिया C2 टेंस टू C2 माइनस C3। इधर वाले तो उसने कोई चेंज नहीं किया, C2 में चेंज किया है तो C1 वैसा ही कॉपी कर दिया, C3 भी वैसा ही कॉपी कर दिया। C2 में चेंज हुआ है, इसमें से घटाया गया जीरो, इसमें से इससे घटाया गया, जब इसमें से घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां से यहां घटाओगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आई होप समझ आ गया होगा। अब अगर मैं पहली रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दूं, क्योंकि मेरे पहली रो में दो जीरो है तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ये ओपन हो जाएगा, तो मैंने वही एक्सपेंड किया, यहां पर सेम रो कॉलम छुपाया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इसकी इधर सिंबल चेंज करके जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। बाकी यहां बचा अंदर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। अगर मैं माइनस सबसे कॉमन ले लूं तो ये रहा बाहर माइनस, लुक एट दिस, ये बाहर माइनस और ये सारे प्लस हो गए, सारे प्लस हो गए, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब अगर हम इस माइनस को भी हटाना चाहें, क्योंकि हमारे आंसर में माइनस नहीं है, लेकिन एक चेंज है, अगर हम आंसर अपना मैच करें यहां पर अगर आप देखना चाहो तो आंसर में क्या था, एक्स माइनस वाई, हमारे पास भी एक्स माइनस वाई है, वाई माइनस जेड, हमारे पास भी वाई माइनस जेड है, जेड माइनस एक्स जहां होना चाहिए वहां है हमारा एक्स माइनस जेड। तो मैंने क्या किया, इस माइनस को हटाया, और माइनस को हटाने के बाद जहां पर आपका जेड माइनस एक्स होना चाहिए था वहां पर है एक्स माइनस जेड, तो जब ये माइनस यहां मल्टीप्लाई होगा तो एक्स माइनस जेड की जगह कितना हो जाएगा, जेड माइनस एक्स, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, और जब ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो वो कंडीशन बन जाएगी जो हमें प्रूव करनी है। तो आप देख लीजिए ये भी एक सिंपल ही प्रूफ था, कोई बहुत ज्यादा हार्ड प्रूफ नहीं था, आप आराम से प्रूव कर सकते थे इसको। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझिए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं सारे ही करा सकता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन हो रहा है। सबसे पहला ऑपरेशन हमेशा वैसा लग रहा है जैसा हमें प्रूविंग में चाहिए, और फिर उसके बाद हमारा टारगेट रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जीरो बना सकें, क्योंकि जीरो जितने ज्यादा होंगे हमें खोलने में उतनी ही आसानी होगी। यही हमारा टारगेट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप आगे भी देखते रहिए और समझते रहिए कि हम ये ऑपरेशंस कैसे और क्यों लगा रहे हैं। जैसे 10th क्वेश्चन है हमारा, 10th क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया है और हमें प्रूव करना है। प्रूव में है 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाना है ताकि इन दोनों में से कोई एक टर्म तो बन ही जाए कम से कम, ताकि हम आगे सॉल्व कर सकें। तो अगर मैं देखूं क्या मैं 5x प्लस 4 कहीं से बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। अगर मैं तीनों रो को ऐड कर दूं, ऑपरेशन लगाऊं R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखो 2x 4x और 5x प्लस 4, यहां भी देख लो 5x प्लस 4, यहां भी देख लो 5x प्लस 4। 5x प्लस 4 को बाहर कर लेंगे, ऊपर 1 1 1 बच जाएगा, और उसके बाद फिर हमें टारगेट वही रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाए। तो देखिए सेम यही क्वेश्चन मैंने कॉपी पे किया हुआ है और सेम यही कॉन्सेप्ट मैंने लगाया हुआ है।
ज़्यादा टफ नहीं है डिटर्मिनेंट। आप देखो वही क्वेश्चन उठाया, ऑपरेशन लगाया, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वही 5x प्लस 4 तीनों बन गए, बाहर ले लिया, यहाँ 1 1 1। और अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाए। जीरो कैसे बनेगा? अगर हम इसमें से घटा दें जीरो, इसमें से घटा दें तो जीरो, तो वही दो ऑपरेशन लगा दिए, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3, वही जीरो जीरो बन गए। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लिया, जो भी सब्ट्रैक्ट होके आया आप आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। C1 में चेंज किया है तो 2x में से जब ये घटाओगे तो 2x में से जब ये घटाओगे तो 2x में से x घटेगा तो x, और ये -4 तो x -4, ऐसे 2x से 2x कैंसिल होकर जीरो, यहाँ भी जीरो, और सारा कैलकुलेशन आपके सामने है। दो जीरो बन गए, जब दो जीरो बन जाए तो आप एक्सपेंड कर दीजिए, तो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड होगा, कॉलम और रो दोनों स्किप कर लो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये होगा, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो मिलेगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 5x प्लस 4 तो पहले से ही चल रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई करके हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, आंसर में तुम्हें x माइनस 4 ना देके 4 माइनस एक्स दे रखा है, तो आप जानते हो जब ऊपर स्क्वायर लगा है तो अगर हम माइनस कॉमन भी ले लें तब भी वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। इसका मतलब है चाहे तो हम x माइनस 4 का होल स्क्वायर खोल लें या 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोल लें, आंसर दोनों एक ही आएंगे। वरना आप ओपन करके देख लो, इसका स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 8x। अगर स्क्वायर खोलते हैं इसका भी वही होगा, 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो जब स्क्वायर लगा है तो आप चाहे a माइनस बी का स्क्वायर खोल लें, चाहे b माइनस ए का स्क्वायर खोल लें, वैल्यू एक ही आएगी। तो इसलिए प्रूविंग में हमें x माइनस 4 ना देके 4 माइनस एक्स दे रखा था, तो हमने 4 माइनस एक्स रख दिया ताकि हम अपनी प्रूविंग कंडीशन बना सकें। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 11th है, इसमें देखें प्रूव क्या करना है ताकि हम ऑपरेशन को समझ सकें। 10th में एक और पार्ट है, अगर आप देखें मैंने वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा है। जैसे 10th में एक पार्ट 10th का जो सेकंड पार्ट है उसमें एक टर्म है 3y प्लस के, जैसे इसमें 5x प्लस 4 था, 3y प्लस के। आप देखो कैसे मिल सकता है, सेम वही ऑपरेशन, कॉपी पेस्ट, तीनों को जोड़ दो, y और y, 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के कॉमन ले लेना, फिर 1 1 1 बच जाएगा ऊपर, उसमें वही C1 टेंस टू C2 माइनस C1 माइनस C2, C2 टेंस टू C2 माइनस C3, दो जीरो बन जाएंगे, और फिर तीसरे के लॉन्ग एक्सपेंड कर देना, आपको के स्क्वायर एक्स्ट्रा मिल जाएगा और प्रूफ हो जाएगा। हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे तो आपको प्रूफ करना है, ये डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है, इसे इक्वल करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब के इक्वल। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 11 को, ये रहा। जैसे कि हम अभी तक सोचते चले आए हैं या अभी तक करते चले आए हैं कि आपको पहला ऑपरेशन ऐसा लगाना होता है ताकि आप अपने प्रूविंग में जो आरएचएस टर्म्स हैं उनके बारे में कुछ या उस जैसा कुछ बना सकें। तो हमें आरएचएस में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्रूव करना है, तो हमें कोई ऐसा ऑपरेशन लगाना होगा ताकि हम a प्लस बी प्लस सी बना सकें। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक ऑपरेशन लगाया R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम ये ऑपरेशन लगाएं तो मैंने पहले से ही सोच रखा था कि जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये माइनस बी और प्लस बी, एक बी बचेगा प्लस का, ऐसे ही माइनस सी और प्लस सी, एक सी बचेगा प्लस का। ए तो वैसे ही प्लस का है तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही सेम यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, और ऐसे ही सेम यहाँ ए प्लस बी प्लस सी। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, तो कॉमन होने के बाद बचा 1 1 1। जब ऊपर 1 1 1 बन जाए तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में एक काम करना होता है कि जीरोस बना लेने हैं। तो जीरोस बनाने के लिए कॉमन ऑपरेशंस लग रहे हैं। आप अगर टैली करेंगे सारे क्वेश्चंस में तो लगभग एक जैसा ही प्रोसेस रहता है कि पहला ऑपरेशन आपको प्रूविंग जैसा बनाना होता है, कॉमन लेने के बाद फिर आपको जीरो बनाने होते हैं। जैसे C1 तो C1 माइनस C2 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ जीरो, फिर एक और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ जीरो। इधर भी आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिएगा, कोई हार्ड काम नहीं है, आराम से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो भी वैल्यू है। और फिर जब आपके दो जीरो बन जाए तो फिर आप किसी भी रो या कॉलम जो जिसमें ज्यादा जीरो है उसके लॉन्ग ओपन कर दीजिए। नॉर्मली हम लोग फर्स्ट रो के लॉन्ग ही ओपन करते हैं, तो मैंने इसी के लॉन्ग ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद जो वैल्यू है, जैसे a प्लस बी प्लस सी हमें चाहिए था तो हमने a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब निकाल दिया, वैसे 1 आ गया था। यहाँ से कॉमन, सब कुछ आपके सामने है कि जो कॉमन मिल सका वो कॉमन लेके उसके बाद ओपन कर दिया। तो प्रोसेस पहले जैसा ही है या प्रोसेस एक जैसा ही है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। शुरुआत के जो एक दो ऑपरेशंस होते हैं वो थोड़े ध्यान से या सोच के लगाने हैं, क्योंकि एक बार ऑपरेशन बन गया और फिर आपने कॉमन ले लिया और 1 1 1 बच गया है पहली रो पे, फिर तो आपको बस सिंपल सा काम करना होता है कि आप जीरोस बनाइए। अगर आप जीरो बना लेंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे अगर हम ये देखें क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट में ये प्रूफ करना है आपको कि 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो सबसे पहले तो आपको 2 चाहिए और फिर x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब चाहिए। पहला ऑपरेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पहला ऑपरेशन लगाने के बारे में सोचूं तो मुझे ऐसा क्या मैं ऑपरेशन लगाऊं ताकि मुझे x प्लस वाई प्लस जेड भी मिल जाए और 2 भी मिल जाए। तो बिल्कुल इजी है। अगर मैं
ऑपरेशन लगाऊं C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब कॉलम्स तीनों जोड़ दूं। जब कॉलम्स तीनों जोड़ूंगा तो x और x 2x हो जाएगा, y और y 2y हो जाएगा, और z तो ऑलरेडी 2 दे रखा है। ऐसे ही यहां पर भी z अगर हम बात करते हैं तो z और z 2z, y और y 2y और 2x तो पहले से ही है। तो जब हम कॉलम जोड़ेंगे तो पहले कॉलम में सब में 2x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, तो वो हम कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 बच जाएगा। और फिर हमें जीरोस बनाने हैं, 2 जीरो बना के और एक के रिस्पेक्ट में फिर किसी के रिस्पेक्ट में खोल देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो आपको यही काम करना है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा हैप्चुअल होना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, ताकि जितनी जल्दी ऑपरेशन सोच लोगे बोर्ड में उतना टाइम बच जाएगा आपका। करते तो सभी क्वेश्चंस हैं, कोई जल्दी करता है, कोई टाइम लगाता है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका टाइम कम लगेगा। और बोर्ड में ये बहुत बेनिफिशियरी होता है कि अगर आप टाइम कम लगाएं, क्योंकि बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें ज्यादातर ये एक्सक्यूज रहते हैं बच्चों के कि जो टाइम था वो कम रह गया, तो इसलिए टाइमिंग पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो प्रैक्टिस जरूरी है, वैसे तो कॉमन ही स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगर 12 आप देखेंगे तो 12 में आपको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। आइए देखें कैसे प्रूव कर सकते हैं इसे। तो मैंने इसमें एक ऑपरेशन लगाया, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देख रहे होंगे मैंने एक ऑपरेशन लगाया, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखने में ऐसा लगता है कि इस ऑपरेशन को लगाने से प्रूविंग का तो कोई टर्म बना नहीं, बट थोड़ा सा कैलकुलेट करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से डायरेक्ट नहीं बनता है, क्योंकि अब लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे हैं तो थोड़ा सा टफ हो गया है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बना है, बट अगर मेरे अकॉर्डिंग देखें तो मैंने प्रूविंग का कुछ पोर्शन बना दिया है, अभी आपको भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक ऑपरेशन लगाया, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड कर दिया। तीनों को ऐड करने के बाद ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तीनों जगह हो गया, हमने कॉमन ले लिया, 1 1 1 1 बच गया। फिर हमारा वही कॉन्सेप्ट है कि हम इसमें से 2 जीरो बनाएंगे। आप देख लीजिए स्टेप बिल्कुल कॉपी होती है, डिट्टो बिल्कुल कॉपी उसी तरीके से। तो 0 फिर 0, और फिर हमारे पास जब हमारे पास 2 जीरो बन गए तो इसमें से जो कॉमन मिल सकता था वो मैंने कॉमन ले लिया। जैसे अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह मैंने खोल दिया एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। यहां देखिए, यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां से इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो दोनों में से x कॉमन आएगा, तो x कॉमन ले लिया, बच गया 1 माइनस एक्स। सेम ऐसे इधर 1 माइनस 1 0, 1 माइनस एक्स, और यहां एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को खोल दिया, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। अगर मैं कॉमन की बात करूं तो पूरे से अगर मैं 1 माइनस एक्स कॉमन ले लूं इस कॉलम से, जो पहला कॉलम है, शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पूरे में 1 माइनस एक्स कहां है, तो देखो 0 से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हो। यहां थर्ड में 1 माइनस एक्स है, लेकिन सेकेंड में 1 माइनस एक्स नहीं है, x माइनस 1 है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर x माइनस 1 को मुझे 1 माइनस एक्स बनाना है तो मुझे क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है, माइनस एक एक्स्ट्रा बाहर लग जाएगा, तो ये x माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो मैंने वही माइनस यहां पे बाहर लगा दिया और 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया। सेम वही प्रोसेस मैंने सेकेंड कॉलम में किया कि 1 माइनस एक्स यहां भी है, 0 से तो कुछ भी हो सकता है। यहां पे 1 माइनस एक्स ना होके x माइनस 1 था, तो x माइनस 1 को 1 माइनस एक्स बनाने के लिए मैंने यहां भी एक माइनस लगा दिया, ये भी 1 माइनस एक्स बन गया। तो वो दोनों कॉमन लेके बाहर कर दिए और अब हमने इसे एक्सपेंड कर दिया। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड किया, 2 जीरो है तो केवल एक के रिस्पेक्ट में ओपन होगा, कॉलम और रो मल्टीप्लाई की, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स, तो 2x और माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। तो अब आप अपना पूरा टर्म देखो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 बार है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सब आपके सामने कैलकुलेशन है, आप देखते रहिए, वीडियो को रोक लीजिए और फिर आराम से कैलकुलेट करिए। आप चाहे तो अपने रफ पे कर सकते हैं कॉपी पर। फिर हमने इसको सीधा लिख दिया, जो अंदर वाला टर्म था इसको लिख दिया 1 माइनस एक्स क्यूब। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने पहले भी बता चुका हूं इसी चैप्टर में, एक फॉर्मूला मैं बार बार बता चुका हूं, इसी एक्सरसाइज में हमने भी बताया है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप यही चीज यहां देखो तो मैंने इसे 1 माइनस एक्स क्यूब लिख दिया, यानी कि 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस एक्स, ऐसा ही। फिर ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस ए बी करोगे तो एक्स ही बचेगा, और प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। तो जो अंदर लिखा है वो 1 माइनस एक्स क्यूब है और उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा था, तो होल स्क्वायर प्रूफ हो गया। तो आप देख लीजिए, जहां पर आपको लग रहा था कि ये टर्म बनाने से आपका कोई प्रूविंग का पार्ट नहीं बना है, बट ये प्रूविंग का पार्ट था, क्योंकि फॉर्मूला आपको बनाना था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो उसमें इसकी जरूरत थी।
तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा था कि ऑपरेशन लगाने से प्रूविंग की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, बट हम प्रूविंग की तरफ ही जा रहे थे कि हमने प्रूविंग का एक पार्ट बना लिया था। कभी कभी प्रूविंग एक साथ ही बन जाती है पूरी, जैसी एज इट इज क्वेश्चन में दे रखी है, कभी कभी वो पार्ट्स में बनती है। तो जैसे इसमें पार्ट्स में बनी हुई है कि पहले एक पार्ट बना, फिर दूसरा पार्ट आया, फिर उसके बाद हमने उसको थोड़ा कैलकुलेट किया, तब जाके सॉल्व हुआ है। तो ये रहा हमारा 12th क्वेश्चन। अब बचते हैं हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन, एक 13 और एक 14। 13 में क्या प्रूव करना है वो देख लेते हैं। 13 में अगर हम बात करें, ये काफी स्पेशल क्वेश्चंस हैं क्योंकि इनमें जो ऑपरेशंस लगते हैं वो थोड़े से बाकी क्वेश्चनों से अलग हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा गौर से देखिएगा कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। तो इसलिए ऑपरेशंस इन लास्ट के क्वेश्चनों के थोड़े स्पेशल हैं। कुछ एग्जांपल्स भी हैं एक्सरसाइज में जिनके ऑपरेशंस काफी स्पेशल हैं। तो जो स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं उनको थोड़ा माइंड में आपको रखना होता है, क्योंकि मैथ अगर सारी एक जैसी ही होती तो फिर लोगों को वो टफ इतनी नहीं लगती। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लीक से हटके होते हैं और हमारा टारगेट उन्हीं क्वेश्चनों पर होना चाहिए। जब भी पढ़ाई करिए तो एक्सरसाइज के उन क्वेश्चनों को जरूर हाईलाइट करिए जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि नॉर्मल थिंकिंग से या नॉर्मल प्रोसेस से थोड़े अलग हैं, और जब रिवाइजिंग करिए तो उन्हीं पर ज्यादा फोकस रखिए। हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, किसी क्वेश्चन को हाईलाइट नहीं करते हैं, फिर जब रिवाइज करने की बारी आती है तो हम सारा रिवाइज करते हैं, फिर हम उसमें भी टाइम वेस्ट करते हैं जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हाईलाइटेड करिए। जब लास्ट में आपको रिवाइजिंग करनी होगी ना, तो केवल एक एक्सरसाइज में 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं मैक्सिममली जो थोड़े से अलग होते हैं, बस वो रिवाइज कर लीजिए, वो पूरी एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगी। और अगर आप पूरी एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे तो वहां पर टाइम बहुत लगेगा। तो जहां पर आप एक चैप्टर करते हैं वहां पर आप चाहे तो 4 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं रिवाइजिंग में, अगर आपने हाईलाइटेड कर रखा है, और आप उतना बोर भी नहीं होंगे। और 1-2 बार आपको वो जो हार्ड क्वेश्चन है वो रिवाइज करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप गो थ्रू हो जाएंगे उनसे भी, क्योंकि आप बहुत बार उन्हें रिवाइज कर चुके हैं। वरना फिर बाद में जब हम हाईलाइट नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं कि किस क्वेश्चन को हमने स्पेशल कैटेगरी में रखा हुआ था। तो इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले जो थोड़े से स्पेशल हैं उन्हें हाईलाइट कर लीजिए। ये पढ़ाई करने का एक शॉर्ट तरीका होता है जिससे हम अच्छे कम टाइम में ज्यादा रिवाइजिंग कर पाते हैं और ज्यादा कमांड हमारी हो पाती है, रेंज हमारी बढ़ जाती है क्वेश्चन को करने की। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें प्रूव करना है 1 + a² + b² का होल क्यूब। आइए देखें, इसमें जो ऑपरेशंस लगाए गए हैं वो काफी स्पेशल है। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन बड़ा नहीं है बट जो ऑपरेशंस है वो काफी स्पेशल है। जैसे पहला ऑपरेशन लगाया मैंने, C1 टेंड्स टू C1 - bC3। यहां से गौर से देखना मैंने यही क्यों लगाया, C1 - bC3। मैं ऑपरेशन ज्यादातर हम लोग यही कोशिश करते हैं कि 0 हम ज्यादातर बनाएं। अब जैसे मैंने देखा कि C1 में से अगर मैं C3 को घटाऊं तो यहां है 2ab। अगर मैं दूसरा टर्म देखूं यहां है 2a। अगर मैं इसमें b की मल्टीप्लाई कर दूं तो b की मल्टीप्लाई करने से यहां भी 2ab हो जाएगा, तो 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा। जब आपको कोई ऑपरेशन दिखाई ना दे कि कुछ प्रूविंग जैसा हम बना नहीं पा रहे हैं, तो फिर कोशिश करिए कि हम ज्यादा से ज्यादा 0 बनाएं। 0 बनाने से ज्यादा हमें आसानी हो जाती है क्वेश्चन करने के। जैसे अब इस क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है 1 + a² + b²। अब मुझे इस क्वेश्चन में मैंने खूब दिमाग लगाया, मुझे समझ नहीं आया कि मैं 1 + a² + b² कैसे बनाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब 0 बनाता हूं, फिर अपने आप ही 1 + a² + b² बन जाएगा। तो मैंने 0 पे कॉन्सेंट्रेट किया कि यहां पर 2a है, मैं इसमें b की मल्टीप्लाई करता हूं 2ab और सब्ट्रैक्ट करूंगा, बाकी सब देखूंगा बाद में। तो जब मैंने ऐसा किया तो मेरा ऊपर वाला ऑटोमेटिकली बन गया। थोड़ा यहां पर ध्यान देना कैलकुलेशन पर। मैंने क्या किया है, C1 - bC3। C1 हमारा ये है, गौर से देखना। C3 हमारा ये है। C3 में भी मैंने b की मल्टीप्लाई की है, तो b की मल्टीप्लाई की है तो ऑब्वियसली ये 2b² हो जाएगा। और फिर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 2b² और ये माइनस b², तो प्लस का b² बच जाएगा, और 1 + a² तो पहले से ही है, तो बच गया टोटल 1 + a² + b²। अब बन गया ना हमारा प्रूफ। हमने 0 पर टारगेट किया, प्रूफ अपने आप बन गया। तो यहां पर 2ab, यहां पर 2a और यहां पर भी b हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली 0, क्योंकि यही हमने टारगेट करके ही रखा था। ये थोड़ा और ऑपरेशन देख लो, थोड़ा स्पेशल है। जैसे यहां पर देखें 2b, C1 हमारा, और C3 में हमें b की मल्टीप्लाई करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो b की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा b, पहले में करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबके सिंबल चेंज कर दो, ये -b कर दो, ये प्लस कर दो, और यहां पर a² और b भी साथ में, और यहां पर भी प्लस कर दो, ये कर दो b³। ओके, उसके बाद 2b और -b, 2b और -b अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऑब्वियसली b बच जाएगा, b + a²b + a³, सॉरी b³। तो b + a²b + b³। अगर मैं इसमें से b कॉमन ले लूं तो बच जाएगा 1 + a² + b²। देख लो
कैलकुलेशन आप रफ पेज पे कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट रख दिया है वहां पर ताकि हमारा टाइम बचे और वीडियो की लेंथ थोड़ी कम हो। तो b1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही सेम चीज है। फिर मैंने दूसरा ऑपरेशन लगाया c2 प्लस ए c3, c2 टेंस टू, तो c2 टेंस टू c2 प्लस ए c3। मैंने यहां भी वही टारगेट किया कि c2 है और हम इसमें c3 में अगर हम देखें यहां तो -2b है, जबकि यहां है 2ab, ए की कमी है तो मैंने ए की मल्टीप्लाई कर दी और ऑलरेडी प्लस माइनस ऑलरेडी था तो मैंने प्लस कर दिया और ये 0 हो गया। सेम ऐसे ही मैंने यहां किया, यहां भी वही ए की मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा और 2a स्क्वायर जब माइनस ए स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट होगा तो एक ए स्क्वायर प्लस का बच जाएगा, तो हमारे पास पूरा बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सेम ऐसे इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस ए कॉमन लेके 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा और थर्ड कॉलम मैंने वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, फिर अगर आप पहले कॉलम से देखोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ऐसे ही यहां पर भी और ऐसे ही यहां पर भी दोनों कॉलम से आप ले सकते हो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले कॉलम से लोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की एक पावर आएगी, फिर दूसरे कॉलम से भी लोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की एक और पावर आएगी, इसीलिए मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। कॉमन लेने के बाद यहां से 1, यहां से तो 0 था ही, यहां से b, ऐसे यहां से 0, फिर यहां से 1 और यहां से -a, बाकी सब कुछ वैसा ही। अब आप चाहें तो इसमें और ऑपरेशंस लगा सकते हैं और ज्यादा जीरो बनाने के लिए, बट मैंने क्या किया, R1 के लॉन्ग ओपन कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब ज्यादा जीरो बनेंगे नहीं, जीरो बनाने से अच्छा है कि अब इसे ओपन ही कर देते हैं। तो अगर हम R1 के लॉन्ग ओपन करेंगे तो इसमें एक जीरो है तो बाकी 2 के रिस्पेक्ट में ओपन होगा, तो वो वैसे ही छोड़ दिया। सबसे पहले 1 के रिस्पेक्ट में ओपन किया तो कॉलम और रो दोनों छुपा लिए, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये साफ आपके सामने लिखा हुआ है। फिर -2b, ये रहा -2b कॉलम और रो, फिर इसकी इधर ये भी मल्टीप्लाई कर ली, इसको कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद एक और पावर आ गई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 तो पहले से ही थी, एक और आ गई तो टोटल हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक, तो थोड़ा सा ऑपरेशन स्पेशल था क्योंकि ये ऑपरेशंस उतने सिंपल नहीं, क्योंकि अभी तक किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके हम ऑपरेशंस नहीं लगा रहे थे। इस बार कांस्टेंट की मल्टीप्लाई भी करी है हमने कि b की मल्टीप्लाई की है C3 में, फिर a की मल्टीप्लाई की है C3 में, तो थोड़े से जो ऑपरेशंस हैं वो नॉर्मल ऑपरेशन से अलग हैं, तो इसलिए ये स्पेशल कैटेगरी में मैं क्वेश्चन रखता हूं कि 1-2 बार इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आपके सामने आता है तो उतनी एफिशिएंसी से आप नहीं कर पाएंगे या बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको जो स्पेशल है उनको अपनी जो क्या कहते हैं ना हाईलाइटेड लिस्ट में रखना पड़ेगा कि आप उन्हें बार बार गो थ्रू होते रहिए। 3-4 बार आप करोगे तो ये ट्रिक्स फिर पता लग जाएंगी। फिर अगर इससे मिलता जुलता कोई दूसरा क्वेश्चन भी आएगा तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ, हम ऑपरेशन ऐसा भी लगा सकते हैं। इससे पहले तक क्या था, हमें आइडिया ही नहीं था कि हम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके भी ऑपरेशंस लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन करने से वो टाइप हमारे सामने आता है कि हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो कल को अगर ये क्वेश्चन ना भी आए, दूसरा क्वेश्चन भी आ जाए, तो हमारे दिमाग में रहेगा कि चलो यार ऐसे ट्राई करके भी देख लेते हैं, क्या पता बन ही जाए। तो इसलिए और ज्यादा क्वेश्चन करने का यही फायदा होता है कि जितने ज्यादा अलग वैरायटीज होती हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। तो कल को अगर वो एग्जैक्ट क्वेश्चन ना भी मैच हुआ तो कम से कम उस पर बेस्ड भी हुआ, तब भी हम उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 भी एक स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन है। 14 में आपको प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगर तुम यहां ऑपरेशंस देखोगे तो चाहे कॉलम जोड़ लो, चाहे तो रो जोड़ लो, कभी भी आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं मिलेगा। चाहे तो आप कॉलम जोड़ लो तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, मतलब ए स्क्वायर के बाद बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो है ही नहीं, तो ऐसे इसमें जोड़ लो 1 प्लस ए स्क्वायर, तब भी तुम्हें 1 प्लस ए स्क्वायर तक ही मिलेगा। बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तो गायब ही है। तो आप चाहे रो जोड़ लो, चाहे तो कॉलम जोड़ लो, कोई भी ऐसा ऑपरेशन कर लो, डायरेक्ट आप 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं बना सकते। जैसे कि ऊपर था कि हमने खूब अंदाजा लगा लिया, चाहे हम किसी को भी जोड़ लें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं बना सकते, वरना खूब ट्राई करके देखना। तब मैंने थोड़ा स्पेशलाइजेशन किया कि कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके फिर किया। तो ये दूसरा एक और टाइप है कि हम ऐसे भी ऑपरेशंस लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें कैसे ऑपरेशन लगाए गए हैं। यहां पर मैंने क्या किया, जो लिखा था मैं खूब देर बहुत टाइम सोचने के बाद हमने खूब सोच लिया कि हम डायरेक्ट एडिंग करके कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ स्पेशल स्टेप्स करने होंगे। तो मैंने क्या किया, एक एबीसी की मल्टीप्लाई की और एक एबीसी की डिवाइड। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में किसी भी टर्म की अगर जितनी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उतनी ही डिवाइड करते हैं तो वो ओके रहता है, क्योंकि वो कैंसिल आउट होके वैल्यू बराबर ही हो जाती है। तो मैंने क्या किया, एबीसी की मल्टीप्लाई और डिवाइड की। अब मैंने मल्टीप्लाई कैसे की है ये जरा ध्यान से देखना। मैंने ए को उठाया, जो ऊपर वाला ए है, इसकी पहली रो में मल्टीप्लाई कर दी, पहली रो में, क्योंकि हम मल्टीप्लाई किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही कर सकते हैं।
वो हमारे ऊपर चॉइस होती है कि हम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई किस रो में करना चाहते हैं। तो मैंने ए की मल्टीप्लाई पहली रो में की है, गौर से देख लो, यहाँ ए स्क्वायर और यहां भी ए स्क्वायर। बी की मल्टीप्लाई मैंने दूसरी रो में की है, तो यहां ए बी स्क्वायर, यहां बी और साथ ही साथ बी स्क्वायर सी, देख रहे होगे आप आराम से। और सी की ऐसे ही मैंने थर्ड में कर दी, तो ए की फर्स्ट में, बी की सेकेंड में और सी की थर्ड रो में मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई तो हमने रो में की है, अब कॉमन लेते हैं हम कॉलम से, क्योंकि कॉलम में देख लो हर जगह ए कॉमन है, ए, यहां पे बी कॉमन है, बी एंड बी, यहां पे सी कॉमन है, सी एंड सी। मल्टीप्लाई रो में की है, जबकि कॉमन कॉलम से ले रहे हैं, तो अगर पहले कॉलम से ए कॉमन ले लें तो ए आ जाएगा, दूसरे से बी कॉमन ले लें तो बी आ जाएगा, तीसरे से सी कॉमन ले लें तो सी आ जाएगा। और जो बाहर डिवाइड में ए बी सी चल रहा था, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमने अंदर कर दी, डिवाइड वाला पोर्शन अभी भी बाकी था, तो वो कट गया। मतलब जितना हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था वो सारा इक्वल हो गया, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म हमने चेंज कर ली। क्वेश्चन की फॉर्म क्यों चेंज हो गई? क्योंकि मल्टीप्लाई हमने रो में की थी और कॉमन कॉलम से लिया था, तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब आप देखो इसमें, अब आप अगर देखो तो अब आपको वो जो प्रूविंग चाहिए 1 + a² + b² + c², अब बिल्कुल क्लियर विजिबल है कि कैसे प्रूविंग मिलेगी। अब तो आप आराम से बता सकते हो, ऑपरेशन लगाओ, R1 टेंड्स टू R1 + R2 + R3, और जैसे ही ऑपरेशन लगाओगे आपको 1 + a² + b² + c² मिल जाएगा, और जैसे ही मिलेगा आप उसे कॉमन लोगे, ऊपर 1 1 1 बचेगा। जब 1 1 1 बच जाता है तो हमारी नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल होती है कि हम यहां पर 2 जीरो बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक जो हमारे मेथड होते हैं। तो जीरो बनाने के लिए वही C1 टेंड्स टू C1 - C2, C2 टेंड्स टू C2 - C3, 2 जीरो बन गए। जीरो बनने के बाद एक के लॉन्ग खोल दिया, और खोलने के बाद हमारा प्रूफ हो गया 1 + a² + b² + c²। बाकी कैलकुलेशन आपके सामने है, आप उसे अच्छे से समझिए। बहुत बार कैलकुलेशन हो चुकी है, तो बार बार उसी चीज को रिपीट करने से बोरिंग आने लगती है, तो आप देख लीजिए अच्छे से। तो ये था स्पेशल टाइप इसमें कि आप किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं। उसमें था कि आप मल्टीप्लाई करके ऑपरेशन लगा सकते हैं, इसमें कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये अपने आप में एक अलग टाइप है। तो दोनों टाइप ही बहुत अच्छे टाइप्स हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। बोर्ड में जब भी क्वेश्चन आता है तो काफी क्रिटिकल ही रहता है, मेरा अपना जितना पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी कभी कभी आसान भी आता है, ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो भी आते हैं। बट जब 6 नंबर में आता है ना डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन, तो काफी क्रिटिकल होता है, वो ऐसे ही ऑपरेशंस पर बेस्ड होता है, तो ये सबसे हार्ड टाइप होता है। बाकी अगर आप ये कर लोगे तो इजी वाले तो आपके हो ही जाएंगे। तो टारगेट आपका इन्हीं टाइप्स पर होना चाहिए, ताकि ये आ जाए तो ये तो हो ही जाए, और अगर वो आसान आ जाते हैं तो फिर तो वो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि हम आराम से कर पाएंगे। टारगेट हमेशा हार्ड क्वेश्चनों पर रखिए, इजी तो अपने आप ही फिर हो ही जाते हैं, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, हमारे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आसान है, आराम से कर पाएंगे। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू। तो मैंने एक एग्जांपल लेके इसको समझाने की कोशिश की है कि ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, 3x3 का। तो मैंने ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया 3x3 का। फिर हमें के ए भी चाहिए, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो पहले के ए करना है, तो हमें के की मल्टीप्लाई करनी है। याद रखिए ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में जब भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होती है तो वो इसके सारे एलिमेंटों में मल्टीप्लाई होती है। तो देख लीजिए मैंने के की सारे एलिमेंटों में मल्टीप्लाई कर दी। फिर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ के ए चाहिए, तो मैंने क्या किया, के ए पे डिटर्मिनेंट लगा दिया, मतलब डिटर्मिनेंट, क्योंकि आपको पता है कि जो डिटर्मिनेंट बनता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के ही एलिमेंटों से बनता है, बस उसके एलिमेंटों में जो ब्रैकेट मैट्रिक्स का होता है उसको हटा के आप डिटर्मिनेंट लगा देते हो। ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। तो अब क्या करना है, अब अगर मैं इसे के को फिर से बाहर लूं तो इस बार चेंज आएगा। इस बार ऐसा नहीं कि एक ही बार बाहर आएगा, क्योंकि इस बार डिटर्मिनेंट है। इस बार एक के तो पहली रो से आएगा अगर आप कॉमन लेते हो, एक दूसरी रो से आएगा और एक तीसरी रो से आएगा, तो 3 बार के आ जाएगा। और 3 बार के आने के बाद फिर वैसा ही डिटर्मिनेंट बच जाएगा जैसा सिंपल था। तो अब यहां चल रहा था डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, ये 3 बार के आया इसीलिए के क्यूब, और फिर ये तो आपका नॉर्मली मैट्रिक्स ए बन गया, और मैट्रिक्स ए से अगर आप डिटर्मिनेंट बनाओगे तो डिटर्मिनेंट ए बन जाएगा। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए जो होगा वो के क्यूब ए होगा। इज इट ओके? अगर यही 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो यहां के स्क्वायर ए आता, 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो यहां के की पावर 4 ए आता। तो एक तरीके से जर्नल थ्योरम बन जाती है कि जब भी हम किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं किसी डिटर्मिनेंट में, तो अगर हम उस कांस्टेंट को बाहर लेते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का जितना ऑर्डर होता है, अगर 2 ऑर्डर का है तो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट की पावर 2 हो जाएगी, और अगर 3 ऑर्डर का है तो कांस्टेंट की पावर जो है वो 3 हो जाएगी। तो जर्नल जब हम कॉम्पिटिटिव में बैठते हैं या हमारे सामने एकदम से क्वेश्चन आ जाता है तो हम ये थ्योरम डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस करने की आपको जरूरत नहीं है, पहला क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस कराया, वरना आप डायरेक्ट कह सकते हो कि के है तो बाहर कितना आएगा के क्यूब, क्योंकि ऑर्डर 3 का है, और बाकी डिटर्मिनेंट ए वैसा ही बच जाएगा।
ठीक है। और इसका अगर हम सेकेंड ऑब्जेक्टिव देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। कहा गया है डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नन ऑफ दिस। ये मुझे लगता है कि मैंने अभी जो ये ऑब्जेक्टिव कराया है उसी में मैंने इसका आंसर बता दिया है कि क्या इसका सही ऑप्शन है। जो मैंने अभी पहला ऑब्जेक्टिव कराया है उसमें ही बता दिया है। तो आप लोग सोचिए कि इसका क्या आंसर होगा, और जो भी आपको आंसर लगता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन हो गया, एक छोटा सा क्वेश्चन। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रोकेंगे क्योंकि यहां पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। तो हमारी डिटर्मिनेंट की 2 एक्सरसाइजें कंप्लीट हो चुकी हैं, और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज 4.3, तो उसे कंप्लीट करेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन भी लेंगे उसके बारे में और फिर उसके बाद उसे कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करिए उन बच्चों तक जिनको इनकी ज़रूरत है, और जो अपने लॉकडाउन के टाइम में उनके स्कूल नहीं चल पा रहे हैं तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, स्पेशली फॉर द बोर्ड क्लासेस, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम बचेगा, क्योंकि स्कूल कब तक खुलेंगे किसी को अभी नहीं पता है। तो हमें अपनी स्टडी नहीं रोकनी है क्योंकि हमारे लिए बोर्ड क्लासेस हैं। बाकी नॉन बोर्ड क्लासेस तो एक बार को हम तब भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट बोर्ड क्लासेस हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो उनके पास तक ये वीडियो पहुंचाइए। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के साथ। थैंक यू।